नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र थर्ड से प्रश्न कराने वाले हैं। और प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवादी नीति लागू करना कहाँ तक तर्क संगत है, परीक्षण करें। और इस प्रश्न का इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस समय देश दुनिया जो है पूरा अमेरिका की जो ये टैरिफ वार की चीज़ें हैं, जो संरक्षणवादी नीतियां हैं, उसको लेकर के पूरा परेशान है। तो इस प्रश्न को आने की संभावना मतलब बहुत ही ज़्यादा है, मतलब प्रबल संभावना है। तो आइए और इसको देखते हैं कि इसमें क्या इसके फायदे हैं, नुकसान है, चूँकि परीक्षण करना है। और ये 12 अंकों का प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका दीजिए और भूमिका के तहत ये बताइए कि संरक्षणवादी जो नीति है ये क्या है। क्योंकि यही आपका जो है वो की पॉइंट हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद एक ऐसी नीति है जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर जो है वो प्रतिबंध लगाना। मतलब जो चीज़ें हम आयात कर रहे हैं उस पर टैरिफ या अन्य किसी व्यवस्था के माध्यम से जो है इस तरीके से उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए कि वो हमारे बाज़ार में आ ही ना पाए, और यदि आए तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपेक्षा वो महंगा हो। तो जब वो महंगा होगा तो वो हमारे यहाँ जो है हमारे मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बिकेगा ही नहीं। और जब बिकेगा ही नहीं तो वो जो है फिर वापस हो जाएगा। तो वही चीज़ें जैसे टैरिफ, कोटा या अन्य शुल्क। और अगर आप जो है जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो एक नारा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, तो उसके तहत उनका ये था कि भाई क्या है कि अमेरिका से जितने भी वैश्विक कंट्री हैं वो फ़ायदा ही ले रही हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो लोग निर्यात करते हैं और अमेरिका से वो लोग परचेज उस तरीके से नहीं करते। तो हमारा जो है व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या है कि हम बहुत से प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे ताकि जो हमारे जो उद्योग हैं, जो अमेरिका के स्थानीय उद्योग हैं, उनको लाभ मिले। और जो प्रोडक्ट्स भले ही वो हमारे मार्केट में सस्ते मिलते थे, लेकिन क्या है कि उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था जो है वो नुकसान होता था। जो हमारे उद्योगपति हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में ये प्रयास किया गया। और उन्होंने देखिए भर भर के जो है, चाहे चाइना के ऊपर हो, यूरोपीय कंट्रीज़ हो, या फिर जो है हमारा अपना देश भारत हो, इसके प्रोडक्ट्स पे जो है उन्होंने टैरिफ ड्यूटी को जो है बढ़ा दिया है कि अगर कहीं पहले 10% लगता था तो उसको 25-26% तक बढ़ा दिया है। चाइना के साथ तो और भी ज़्यादा, क्योंकि एक सही बात है कि चाइना जो है और अमेरिका में जो व्यापार का प्रतिशत है वो बहुत बड़ा प्रतिशत था। मतलब भारत से भी बड़े पैमाने पर, कई गुना ज़्यादा बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। और वो व्यापार में एक तरफा लाभ कौन ले रहा था? चाइना ले रहा था। तो प्रथम दृष्टया उनकी चीज़ें तो सही दिखती हैं कि भाई हर देश का जो है वो पहला एजेंडा ये होता है कि हम अपने आर्थिक संसाधनों को, अपने आर्थिक नीतियों को इस तरीके से बनाएंगे जिससे हमारे देश के आर्थिक हितों को सुदृढ़ीकरण हो, मतलब उनको लाभ मिले। तो ये है, इनमें विभिन्न संरक्षणवादी उपकरणों के माध्यम से विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू बाजार में पहुंच को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। और अगर देखा जाए तो संरक्षणवादी नीति के कुछ लाभ भी हैं, और अमेरिका में भी देख रहे होंगे जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो एक वर्ग ऐसा है जो ट्रंप के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इससे क्या है कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था उसको गति मिलेगी। जबकि जो थोड़ा दूरदर्शी लोग हैं उनको ये पता है कि इसका जो है दीर्घकालिक क्षणिक लाभ भले मिल जाए, दीर्घकाल में इसके नुकसान ही होते हैं, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए हम पहले संरक्षणवादी नीति का लाभ बता दें और फिर उसके बाद हानि बताएंगे। तो जब लाभ और हानि आप दोनों को देख लेंगे तब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दीर्घकालिक दृष्टि से जो है ये कहीं न कहीं नुकसानदायक ही है। तो अगर लाभ में आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लाभ का ये होगा कि सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ जैसे उपकरणों से
विदेशी प्रतियोगियों से संरक्षण प्रदान किया जाता है। वही कि भाई अगर ऐसे देखिए कि भारत का उदाहरण लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो उद्योग जगत की चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ उस तरीके से औद्योगिक क्रांति तो हुई नहीं जैसा यूरोप में हुआ, फिर बाद में चल करके अमेरिका में हुआ, जर्मनी जापान में हुआ। तो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे चूँकि औद्योगिक क्रांति की वजह से वो सस्ते थे, बेहतर थे, और ऐसी स्थिति में भारत के उद्योग जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में तो कहीं नहीं टिक पाते थे, बल्कि एक डर ये रहता था कि अगर वो सब प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में आ जाएंगे तो भारतीय उद्योगों का जो है वो सफाया कर देंगे। और काफ़ी हद तक, चूँकि आप लोग जानते होंगे यदि थोड़ा सा इतिहास की आपके पास समझ होगी तो जो ब्रिटिश सरकार थी, चूँकि हम उसी के उपनिवेश थे, तो उन लोगों ने एक समय के बाद जो है फ्री ट्रेड की नीतियों को अपनाया था कि भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए खोल दिया था। और ऐसी स्थिति में हमारे उद्योग धंधे काफ़ी चौपट हो गए, वो टिक नहीं पाए उस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के तहत। तो अब ज़रूरत ये हो गई थी कि भाई आज़ादी के बाद कि हमारे जो देश के नीति नियंता थे जो कैसे वो आर्थिक नीतियों का निर्माण करें कि जिससे हमारे अपने उद्योग धंधे जो है वो सरवाइव कर जाए, पुनः उनको जो है पुनर्जीवन प्राप्त हो जाए। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका यही था कि भाई जो है हम थोड़ा सा बंद अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे और हम मेक इन इंडिया के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे, और हमारी जो निर्भरता होगी वो हम कम से कम आयात करेंगे, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी हम उसी का आयात करेंगे, बाकी हम निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे प्रयास आज़ादी के बाद भारत सरकार के द्वारा भी किए गए। हालांकि ये चीज़ें बहुत सफल नहीं हुई, और आप लोग जान ही रहे होंगे इसी वजह से 1991 में आर्थिक उदारीकरण की जो नीतियों को अपनाया गया, और वाकई में जब आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाया गया जिसे हम एलपीजी के माध्यम से कहते हैं, और उसी के बाद भारत की जो वास्तविक प्रगति है वो दिखाई देने लगी। तो वो तो खैर बाद में है कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये दीर्घकालिक नुकसानदायक है। पहले देखते हैं, जिससे घरेलू उद्योगों को विकसित होने का जो है समय मिल जाता है। तो संरक्षणवादी नीति का जो पहला लाभ है कि भाई क्या है कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से अपने उद्योगों को बचा लेते हैं, और फिर एक समय इनको मिल जाता है कि अपनी चीज़ों को ये मेंटेन कर ले, ताकि फिर कल को अगर फ्री ट्रेड की चीज़ें होती हैं तो ये मुक्त व्यापार नीति के तहत वैश्विक स्तर पर अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से एक पहचान बना सकें। फिर स्थानीय तकनीक एवं संपदा को जो है संरक्षण मिलता है, क्योंकि भाई इसमें क्या है कि हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो है अपनी ही चीज़ों से, भाई मेक इन इंडिया, मतलब भारत के चीज़ों को भारत के ही संसाधनों से बनाएं। तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीय उद्योग हैं, स्थानीय प्रतिभाएं हैं, स्थानीय कलाकार, स्थानीय जो कामगार हैं, उनको जो है वो संरक्षण प्राप्त हो जाता है, जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। तो आप लोग को लग रहा होगा ये भी बहुत शानदार पॉइंट है, और कुछ हद तक ये चीज़ें होती भी हैं संरक्षणवादी नीतियों के तहत। इससे जहाँ निर्यात बढ़ता है तो आयात जो है हतोत्साहित होता है, क्योंकि ये टारगेट ही रहता है कि भाई हम टैरिफ, जो भी चीज़ें हमको ये लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट्स जो है थोड़ा ख़राब है। सपोज करिए कि हम वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, और वस्त्र का निर्माण हमारी जो है उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया ब्रिटेन, फ्रांस या यूएस के कपड़ों का है, लेकिन हम उन कपड़ों को अपने मार्केट में इसलिए नहीं आने देंगे क्योंकि यदि वो आ गए तो एक तो हमारी गुणवत्ता खराब है भाई हमारे वस्त्र की, और ये कास्ट भी इसकी ज़्यादा है, तो लोग हमारी चीज़ों को लेंगे नहीं, उधर मूव कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लाभ कौन लेके चला जाएगा? जो यूरोपीय देश है या जो अमेरिका है। तो अपने आर्थिक हितों को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से प्रयास किया जाता है, जिससे व्यापार घाटा कम हो जाएगा। भाई अगर हम जो है आयात कम करेंगे, निर्यात ज़्यादा करेंगे, तो व्यापार घाटा भी कम होगा, और एक समय के बाद ये होगा कि हमारा जो है व्यापार वो सरप्लस हो जाएगा, मतलब हमारी तरफ झुका हुआ हो जाएगा कि हम जब निर्यात ज़्यादा करेंगे और आयात कम करेंगे। तो ये खैर अच्छा साइन होता है। और भारत का अगर अमेरिका के साथ देखा जाए तो हम जो है व्यापार
पॉजिटिव स्थिति में हमारा व्यापार है, क्योंकि जितना हम अमेरिका को आयात करते हैं उससे कम जो है हम निर्यात करते हैं। और यही जो है जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप महोदय, उनके पेट में यही दर्द होता है कि भाई अमेरिका से क्या है कि सभी लोग जो है अमेरिका में आयात तो खूब करते हैं, लेकिन अमेरिका की चीज़ों को लोग प्रिफर नहीं करते हैं। घाटा कम हो जाता है, भुगतान संतुलन जो है पक्ष में होता है। जब आयात भाई ये कि भाई आयात जो है अगर हम कम करेंगे, निर्यात ज़्यादा करेंगे, तो भुगतान संतुलन भी हमारे पक्ष में होगा। एवं आयात शुल्कों की वृद्धि से क्या होता है कि राजस्व की भी प्राप्ति होती है। और अभी जो अमेरिका की जो संरक्षणवादी नीति है, वाकई में 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसका प्रभाव लोकल अर्थव्यवस्था में दिखेगा कि मतलब इन सब सेक्टरों में जो है अमेरिका की इकॉनमी ग्रो करेगी। तो लोगों को लगेगा कि वाकई में ट्रंप तो ऐतिहासिक काम कर गए, और वाकई में इनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात थी वो एकदम सही इनका नारा था, उस पर काम करते दिख रहे हैं। डंपिंग से भी बचाव हो जाता है, जो इसका अगला फायदा है संरक्षणवादी नीति का, कि कई विकसित देश अन्य देशों में अपने माल की जो है वो डंपिंग कर देते हैं। डंपिंग का मतलब ये है कि स्थानीय जो बाजार होते हैं उसमें कोई देश बहुत सस्ते कीमत पे अपने उत्पादों को बेचता है। और डंपिंग करने में जो विश्व स्तर पे जो सबसे महत्वपूर्ण देश है चाइना है। चाइना क्या करता है कि वो पहली बात तो डुप्लीकेट चीज़ें बनाने में, मतलब अगर आप सोचिए कि कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और उसकी लागत अगर $100 आ रही है, तो चाइना वाले क्या करेंगे, उसी का डुप्लीकेट जो है मार्केट में उतार देंगे वो $10 में। और ऐसी स्थिति में और प्रयास भी करेंगे कि सारी चीज़ें वो दी जाए, भले वो है कि उसमें टिकाऊपन नहीं होता है। और चाइनीज़ सामान के लिए कहा गया है ना कि चले तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक, मतलब ये कब फुस हो जाए। और इसका एक उदाहरण आप लोग जो है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को एक बड़ा गुमान था कि हमको जो है चाइनीज उपकरण मिले हैं, जो हम उनका जो डिफेंस सिस्टम उसको कवर कर रहा था, और किस तरीके से उसकी चीज़ों को निकल के आया कि कैसे वो फेल हुए हैं। मतलब सोचिए कि हमारे जो ड्रोन्स हैं, जो हमारी मिसाइलें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर 50-50 किलोमीटर घुस करके अपने टारगेट को लक्षित करके चली आई, और वहाँ के जो इक्विपमेंट है वो धरे के धरे रह गए। तो वो इक्विपमेंट किस देश से थे, वो चाइना से। तो चाइना के प्रोडक्ट्स पे कभी जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है, चूँकि चाइना सस्ता है, तो ऐसे में जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स जो है बहुत कारगर होते हैं, और वहाँ जो है डंपिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और इसी वजह से आज भी हम देख रहे होंगे कि भाई इधर विगत कुछ सालों में हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं, फिर भी चाइना जो है हमारे मार्केट में बहुत स्तर तक जो है वो अपने उत्पादों को डंप कर चुका है। तो वो आप बता रहे हैं कि संरक्षणवादी नीतियों से इससे भी रक्षा हो जाती है, क्योंकि जब आप टैरिफ लगा देंगे तो वो जो सस्ती भी चीज़, जो $10 की चीज़ें हैं, वो बढ़ करके वही $100-110 तक आ जाएंगी। तो लोगों के मन में आएगा कि यार जब उतना ही रेट है और ये हमारा स्वदेशी है और टिकाऊ भी ज़्यादा है, तो हम इसको क्यों न लें, उस पर क्यों जाए। तो ये चीज़ें हैं कि डंपिंग से भी बचाव हो जाता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचनाएं हैं। सूचना के तहत संस्थान के 2 बैच चल रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पार और दूसरा शून्य से शिखर बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और ये किसी भी मुख्य परीक्षा के पहले ये बैच चलाया जाता है। ये टारगेटेड बैच होता है, और यहाँ प्रयास यही होता है कि आपके जीएस के सभी पेपर्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कराया जाए, उनसे प्रश्न कराया जाए, पीवाईक्यू कराया जाए, अति संभावित जो प्रश्न हैं उनको कराया जाए। और ये जो हमारा बैच है, ये शून्य से शिखर बैच है, और ये हमारा वर्ष भर चलने वाला बैच होता है, कि मतलब ये हमेशा चलता रहता है। और इसके माध्यम से हम उन बच्चों को इनवाइट करते हैं जो इस बार 25 में पीसीएस दे रहे हैं, 26 में, 27 में, मतलब जिनको आगे आने वाले वर्षों में देना है एग्जाम, वो हमारे इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। और यहाँ हम ये मान के चलते जो हमारा विद्यार्थी है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसकी आंसर राइटिंग बहुत वीक है, और हम इसीलिए इसमें जो है 3 स्टेज पे लेके जाते हैं। एक तो होता है कि जो सबसे पहला कि सबसे बेसिक स्टेज, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस, और एक होता है सुपर एडवांस। तो ये 3 तरीक़ों के माध्यम से हम जो है आपको
वाकई में जो मुख्य परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो उस स्तर पे जो है आपको हम तैयार करते हैं। और यहाँ आपके सभी पेपर से जो जितने भी टॉपिक हैं, मतलब जितने भी टॉपिक हैं, वहाँ से न केवल प्रश्न होंगे बल्कि साथ साथ PYQ होंगे, अति संभावित प्रश्न होंगे। आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, संस्थान के द्वारा मार्किंग की जाएगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। साथ ही साथ ये भी प्रयास है कि आपको सेम डे ही मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। और उसके बाद भी यदि आपको समस्या आती है तो हम तो हमेशा अवेलेबल रहते ही रहते हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा कि जब भी आप फ़ोन करेंगे तो हम उस पर ज़रूर उसकी रिप्लाई देते हैं, बात करते हैं आपसे और आपकी समस्याओं को जो है वो निराकरित करने का प्रयास करते हैं। तो महत्वपूर्ण बैच है, आप लोग जिसके लिए एलिजिबल हो उसको ज्वाइन करें। नंबर है 7303307507 पे। ये कुछ कॉपियाँ हैं और इसी तरीके से आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है जो हम प्रश्न देते हैं। देखिए पूरा कमेंट किया गया है, आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, जो भी कमी है वो बताई गई है और फिर जो है आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि सब पढ़ लीजिए लेकिन अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं है तो प्रीलिम्स पास होते रहिए, उसका रिकॉर्ड बनता रहेगा, और मुख्य परीक्षा फेल होते रहिए तो वही स्थिति है कि आप सांप सीढ़ी वाली स्थिति में रहेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर सोने पे आ जाएंगे। और अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर रहेगी तो एक ही बार में फाइनल सिलेक्शन होकर निकल जाएंगे। फिर बाह्य आर्थिक कारकों का दबाव का असर भी कम पड़ता है। भाई अगर संरक्षणवादी नीति के तहत आप काम कर रहे हैं और एक तरीके से संरक्षणवादी नीति में क्या होगी, आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा बंद इकोनॉमी की तरफ चली जाएगी। और जब बंद इकोनॉमी आपकी होगी, जब आप बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर ही नहीं हैं बल्कि आप निर्यात ही करें, तो हो सकता है निर्यात के माध्यम से थोड़ा सा आपकी चीज़ें मार्केट में ना जाए, आपको थोड़ा राजस्व की प्राप्ति कम हो जाए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि आपकी दूसरे देशों के माल पे डिपेंडेंसी है ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा होता है संरक्षणवादी नीति का। फिर आयात शुल्क बढ़ाकर प्रतियोगिता को कम किया जा सकता, वो तो मैं पीछे बता ही रहा हूँ कि भाई अगर कोई महंगा प्रोडक्ट है और आपको लगता है कि जो है कि नहीं कोई सस्ता प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि अगर वो आ जाएगा तो हमारे जो स्थानीय उद्योग हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, वो तबाह हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है, तो उस सस्ते प्रोडक्ट को अपने मार्केट में महंगा करने के लिए आप टैरिफ ड्यूटी लगा दीजिए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि मतलब संरक्षणवादी नीतियों का जो है वो लाभ भी है और क्षणिक तो लाभ होता ही होता है, इसीलिए कभी कभी सरकारें इस दिशा में प्रयास करती दिखती हैं। लेकिन वर्तमान के वैश्वीकरण के युग में अब ये चीज़ें जो है उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हुई हैं और इसका दीर्घकालिक नुकसान ही है। और ट्रंप महोदय जितने जल्दी समझ जाए उतना ही बढ़िया है कि जब हम मुक्त व्यापार नीति की तरफ भाग रहे हैं, मतलब पूरा विश्व ही जो है एक ग्लोब में मतलब परिवर्तित हो रहा है, एक भौगोलिक दूरी लोगों में कम हो रही है, ऐसी स्थिति में आप अपने आप को काट छाट के अलग थलग बना रहे हैं। तो इसका 2-4 साल भले लाभ लीजिए लेकिन दीर्घकालिक रूप से अमेरिका को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। और एक क्षति तो यही रहेगी कि इससे क्या है कि चाइना की जो है बादशाहत कायम होगी। अभी जो चाइना कहीं ना कहीं सेकेंड स्तर पे है, वो बहुत ही जल्दी जो है अमेरिका की चीज़ों को फुलफिल करके वो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, आर्थिक सामरिक शक्ति के रूप में निकल के आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ट्रंप का क्या है कि उनका मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि भाई कैसे इतने जिम्मेदार पद पे ऐसे व्यक्ति का भी चुनाव हो सकता है। तो जनता है, जब हम लोग भी ऐसे माननीयों को चुन लेते हैं तो अमेरिकी जनता भी भोले भाली ही है और जनता हर जगह की भोली भाली ही होती है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और समझ में जब आती हैं जब बहुत नुकसान हो चुका रहता है। अब संरक्षणवादी नीतियों से हानियाँ क्या हैं? तो संरक्षणवादी नीतियाँ जो हैं घरेलू अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक लाभ पहुंचा सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक वे आर्थिक दक्षता और वैश्विक आर्थिक माहौल को जो है वो नुकसान ही पहुंचाती हैं। और सबसे पहला पॉइंट है कि लंबे समय तक व्यापार संरक्षण जो है घरेलू उद्योगों को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि बिना प्रतिस्पर्धा के उद्योगों में नवोन्मेष नहीं होता है। और हम अपना ही उदाहरण लीजिए कि 1991 तक हम जो है एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह थे, तो कौन सा हमारे जो इंडस्ट्री थे, जो उद्योग थे, वो बहुत ज़्यादा उन्नत कर गए।
बेसिकली सरकारों के द्वारा ही जो प्रयास किए गए वही सफल हुए। और चूंकि इसमें जो है निजी भागीदारी की भूमिका बहुत कम थी, तो ऐसी स्थिति में जो है मजबूर होकर हमको 1991 में आर्थिक उदारीकरण की तरफ जाना पड़ा, और उसके कितने सकारात्मक प्रभाव जो है आज हम देख रहे हैं। क्योंकि सोचिए कि जब 1991 के पहले की क्या स्थिति थी कि आपके पास विकल्प ही बहुत कम थे। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदने जाना, चूँकि देश की में ही बनी जो चीज़ें थी उन्हीं का विकल्प था। तो आपके पास न तो गुणवत्तापूर्ण चीज़ें थी और कीमत भी ठीक ठाक देनी पड़ती थी। इसके माध्यम से क्या हुआ, जो फ्री ट्रेड है, इसके माध्यम से क्या हुआ कि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करी, आई अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो ये हमारे भी जो उद्योग हैं उन पे भी एक बल पड़ा कि अरे यार अब वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। ऐसे में यदि हम अपनी तकनीक को उन्नत नहीं बनाएंगे, अपने सामान की क्वालिटी को नहीं बढ़ाएंगे और कीमत को नहीं कम करेंगे, तो हम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उनके अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी। और यही कारण है कि फ्री ट्रेड के कितने लाभ हुए कि भाई एक तो उपभोक्ता एकदम बढ़िया स्थिति में, भाई आज हमारे पास इतने विकल्प हैं। आप ड्रेस खरीदने जाइए, वैश्विक स्तर पे सारे ब्रांड्स के कपड़े आपके पास हैं। अब आप डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। लेकिन पहले क्या था कि वही जो हमारे अपने जो ब्रांड्स होते थे वहीं तक हम सीमित थे। या गाड़ियों को ले लीजिए, पहले मोटरसाइकिल में क्या था कि वही राजदूत थी, बहुत समय के बाद तो हीरो होंडा किसी तरीके से आई थी। लेकिन आज बाइकों की स्थिति देखिए, नहीं तो पहले बजाज स्कूटर, प्रिया और राजदूत मोटरसाइकिल था, एक और था, क्या नाम था उसका, अरे जो 2 साइलेंसर वाला होता था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो हमारे बच्चे होंगे। तो आर्थिक उदारीकरण का देखिए लाभ कितना मिला, तो ये चीज़ें हैं। फिर घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता में ह्रास की संभावना भी होती है, क्योंकि भाई अगर आपके अंदर नवोन्मेष नहीं रहेगा, आप परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं वो उसी चीज़ों पे, उसी टेक्निक पे काम करते रहेंगे, तो क्वालिटी तो धीरे 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 गिरती ही जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो सबसे पहली कमी तो यही है। फिर उपभोक्ता के पास सीमित विकल्प होता है, जो मैंने अभी पीछे इतने उदाहरण से बताया अभी कि भाई अगर आप बाइक खरीदने भी 1991 के पहले जाते तो आपको स्कूटर और मोटरसाइकिल में अगर लेना होता तो बजाज प्रिया, चेतक और बजाज सुपर, यही सब स्कूटर मिलते। और एलएमएल वेस्पा भी एक आती थी, थोड़ा सा वो एडवांस थी। बाइक में यदि आप देखते तो एक राजदूत के अलावा एक 2 साइलेंसर वाली आती थी, याद नहीं आ रहा है वो। तो यही 4-5 बाइकें कुल थी ही। वो आज जाइए तो इतनी ज़्यादा बाइकें हैं और इतनी स्टाइलिश बाइकें हैं कि पूछिए नहीं। तो वो कैसे संभव हो सका? और ऐसा नहीं है, आप अगर जिन देशों ने अभी भी अपने इकॉनमी को बंद करके रखा हुआ है, वहाँ अभी भी जो भारत 1991 की स्थिति में था, वो देश वर्तमान 2025-26 में भी इसी स्थिति में है। तो आर्थिक जो है उदारीकरण का लाभ तो है, मतलब अपने आप अर्थव्यवस्था को यदि खोलेंगे तो उसका दीर्घकालिक फायदा तो मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। कीमतों में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण कीमतें जो है वो, यानी कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, कीमतों में जो है वो कमी हो जाएगी। इसको सही कर लीजिए भाई। अगर आप सोचिए कि अभी आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री में केवल एक ही टेलीकॉम हो और भी रिलायंस का जियो हो, तो जो अपने मोटा भाई हैं उनका तो हर महीने जो है वो रेट भागता जाएगा। और कुछ हद तक यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि कुछ ही 2-3 कंपनी, एक समय था कि आज के 6-7 साल पहले बहुत सी कंपनियां यहाँ मार्केट में थी और इसी वजह से बहुत सी चीज़ें सस्ती भी हुई थी। अब वर्तमान में क्या है कि जियो जो है वो सबको जो है निगलता जा रहा है। एयरटेल किसी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रही हुए है, नहीं तो टाटा इंडिकॉम था, डोकोमो था, फिर हच एक था और तमाम ऐसी चीज़ जो अतीत के मतलब उसमें ख़त्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी एक ब्रांड की या एक कंपनी की अगर मोनोपोली स्थापित हो जाती है तो फिर वो मनमाने तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन अगर आयात निर्यात की चीज़, अगर हमारी अर्थव्यवस्था जो है ओपन है और यहाँ चीज़ें मतलब आयात निर्यात की चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि तमाम वैश्विक चीज़ें यहाँ भी आएंगी
तो उससे क्या होगा कि कीमतें कम हो जाएंगी, चूंकि प्रतिस्पर्धा रहेगी, और प्रतिस्पर्धा जब भी बाजार में प्रतिस्पर्धा रहेगी तो इसका लाभ कौन पाता है? उपभोक्ता पाता है, क्योंकि उसको कम कीमत पे अधिक गुणवत्ता वाली चीज़ मिल जाती है, उसके उनके पास चॉइस होते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। फिर आर्थिक अलगाव, जो देश व्यापार वाणिज्य में अधिक संरक्षणवादी नीतियों को अपनाता है उसे एक समय के बाद आर्थिक अलगाव का दंश भी झेलना पड़ता है। वही है कि भाई अगर आप सबसे कट जाएंगे, आप अपने मार्केट को इतना ज़्यादा टैरिफ लगा करके बंद कर देंगे कि कोई देश वहाँ पहुँच ही ना पाए, तो फिर आप धीरे धीरे जो है एक आर्थिक अलगाव वाली चीज़ों में चले जाएंगे। ऐसे में न तो आपके यहाँ नवोन्मेष हो पाएगा, न तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी, और धीरे धीरे आपकी अर्थव्यवस्था में एक सड़न की चीज़ें डेवलप होंगी और फाइनली जो है वो ज़्यादा नुकसान कर देंगी। तो आप इसको भी बताइए। और फिर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कटुता भी उत्पन्न होती है, और आज देख रहे होंगे कि वैश्विक स्तर पर चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोपीय देश हो, चाइना हो, भारत हो, सभी लोग जो है अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी की है उसको लेकर के एक स्वर में निंदा कर रहे हैं। मतलब इसको लेकर के, और अमेरिका का विरोध तो जो देश कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि भाई उनके अपने एक आर्थिक हित है, बल्कि अमेरिका के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं। और अभी हद तो तब हुई कि जब एक अमेरिकी कोर्ट ने जो है ट्रंप के इस नीति को जो है वो उस पर रोक लगाने का काम किया कि भाई ये जो नीतियां हैं वो देश हित के लिए ठीक नहीं है, आप इसकी जो है पुनर्समीक्षा करिए। हालांकि वो अगली कोर्ट में उनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन समस्याएं तो हैं, और ये जो है पता नहीं कैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उद्योगों की प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से देखा जाए तो संरक्षण हानिकारक है, परंतु जब लक्ष्य स्वावलंबन एवं घरेलू उद्योगों के प्रोत्साहन का हो तो संरक्षण लाभदायक है। मतलब वही जो मैंने बताया कि भाई कहाँ कहाँ ये लाभ की स्थिति में है और कहाँ कहाँ इसका जो है वो हानिकारक है। किंतु अर्थव्यवस्था में संरक्षणवादी नीतियों से दीर्घकाल में नुकसान ही होता है, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अपना भारत रहा है कि भाई 1991 के बाद हम ये समझ गए कि अब इससे चीज़ें नहीं होगी, हमको अपने मार्केट को खोलना होगा, हमको अगर निर्यात बढ़ाना है तो हमको आयात के लिए भी अपनी चीज़ों को तैयार करना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और चूँकि इस समय जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, जो आर्थिकी की चीज़ें होंगी तो उसमें टैरिफ वार देख ही रहे होंगे किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। तो इस टॉपिक को तो बहुत बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, और अगर एक बार में चीज़ें ना समझ में आई हो, हालांकि हम इतना सहज करके मतलब ऐसा कोई टर्म्स का उपयोग ही नहीं करते हैं कि जो आपके समझ में ना आए, क्योंकि इकॉनमी से होता क्या है कि बच्चे भागते हैं, साइंस टेक हुआ, इकॉनमी हुआ, तो हम बहुत विस्तार से बहुत सहजता से बताने का भी प्रयास करते हैं। फिर भी अगर चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, या एक दो बार इसी वीडियो को रोक करके देखिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन देख के जाइएगा, बहुत संभावना है इसका जो है इस बार आपकी परीक्षा में आने के लिए। और ये दोनों बच्चे जो यूपीएससी के बच्चे जो इस बार मुख्य परीक्षा देंगे उनके लिए भी, और जो यूपी पीसीएस के बच्चे हैं उनके लिए भी। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, एक तो टेलीग्राम है हमारा, यदि अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तो इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ ये दो हमारे चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, साथ ही संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर अच्छा लग रहा तो कमेंट भी करें, क्योंकि देखिए इतना सारा प्रयास हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको हमसे बात करना है या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप।